तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने साफ कहा है कि वो पुतिन का समर्थन नहीं करेंगे और अब रूस का समर्थन नहीं करेंगे। इस समय तुर्की 2019 में खरीदे गए रूसी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह एर्दोआन वॉशिंगटन के साथ पूरी तरह से सुलह करने और उससे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, एर्दोआन ने यह भी सख्ती से कहा कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के लिए अपने सभी माध्यमों का इस्तेमाल करेंगे। सालों तक रेचेप तैयप एर्दोआन ने दोहरी चाल चली जिसे कई लोग अजेय मानते थे। एक तरफ पश्चिम के साथ संबंध, दूसरी तरफ रूस के साथ। और आप जानते हैं, एर्दोआन ने खुद को दुनिया के सामने पश्चिम और क्रेमलिन के बीच एक अपरिहार्य सेतु के रूप में पेश किया। मॉस्को में भी उस पर दांव लगाया गया था, वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स दोनों में एक साथ। और बहुत से विश्लेषकों को उम्मीद थी कि देर सवेर तुर्की के राष्ट्रपति, जो पश्चिम से प्रतिबंधों और हथियार बेचने से इनकार किए जाने पर नाराज हैं, आखिरकार पूरी तरह से मॉस्को की ओर झुक जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते अपनी ही राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में एर्दोआन ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया और उनका फैसला कई विशेषज्ञों की उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। तुर्की ने सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से यूक्रेन और पश्चिम का पक्ष लिया है और रूस को एर्दोआन ने ऐसा साझेदार नहीं बताया जिसे खुश करना चाहिए, बल्कि ऐसा पक्ष बताया जिस पर दबाव डालना चाहिए और जिसे शांति के लिए मजबूर करना चाहिए। मेरा नाम एलेक्सेय पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, इसमें कई जरूरी बातें छुपी है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो आज खबर आई है कि तुर्की ने 2019 में रूस से खरीदे गए S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों से छुटकारा पा रहा है। लेकिन चलिए यह सब कुछ क्रम से समझते हैं, क्योंकि अंकारा द्वारा S-400 की बिक्री तो सिर्फ हिमखंड की चोटी है। 7 जुलाई नेटो समिट की शुरुआत पर तुर्की राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया जिसकी उनसे 1 साल पहले कल्पना मुश्किल थी। यूक्रेन का समर्थन करते हुए हम साथ ही रूस के साथ अपने संपर्क चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसे शांति की ओर धकेला जा सके। उन्होंने खुद को वॉशिंगटन और कीव की नीति से जोड़ लिया। उद्धरण, हम यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांतिपूर्ण सोच से सहमत हैं। अब कोई अस्पष्टता नहीं। एर्दोआन ने साफ कहा कि वो पश्चिम और यूक्रेन के साथ हैं। और ये सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं है जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। नहीं, तुर्की अब अपने शब्दों को हथियारों से मजबूत कर रहा है। ये उसके अचानक बदलाव का दूसरा बड़ा पहलू है, पश्चिम और यूक्रेन की ओर झुकाव। एर्दोआन ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य मदद के अलावा जो अंकारा पहले से ही यूक्रेन को दे रहा है, वो भी अपने राष्ट्रीय भंडार से। वो प्यूरल कार्यक्रम में योगदान देता रहेगा। ये एक तंत्र है जिसके तहत साझेदार देश यूक्रेन के लिए हथियार खरीदते हैं। इस मायने में एर्दोगान संघर्ष में मध्यस्थ नहीं है, वो युद्धरत पक्षों में से एक को हथियारों का आपूर्ति करता है और वो देश यूक्रेन है। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार तुर्की के बैरक्तार ड्रोन की भारी आपूर्ति पर चर्चा हो रही है। असल में अंकारा और कीव की सैन्य दोस्ती की शुरुआत इन्हीं से हुई थी। यूक्रेन युद्ध पर श्री ट्रंप की शांति दृष्टि साझा करते हैं। मैं यूक्रेन की प्राथमिक आवश्यकता सूची पहल का समर्थन करने की घोषणा करता हूं। यूक्रेन को हमने अपने राष्ट्रीय भंडार से सहायता प्रदान की है। ये रजब तैयब एर्दोआन का यू टर्न अभी संभव क्यों हुआ? इसका जवाब इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर में है, जो पहली खबर से जुड़ी हुई है। ट्रंप और एर्दोआन के बीच व्यक्तिगत सौदे में 7 जुलाई को अंकारा में शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने वो घोषणा की जिसकी तुर्की सालों से कोशिश कर रहा था और जो हाल ही में असंभव लग रही थी। ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका 2019 में रूस के S-400 खरीदने की सजा के तौर पर अंकारा पर लगाए गए प्रतिबंध हटा देगा और ये कि तुर्की को 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान बेचने का फैसला लगभग तय हो चुका है। ट्रंप की भाषा लगभग दिखावटी थी। उनके अनुसार तुर्की को F-35 बेचने को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसका कारण भी बताया। और ये स्पष्टीकरण रजब एर्दोआन की छवि पर एक प्रो रूसी नेता के रूप में सीधा प्रहार था। उदाहरण, तुर्की कई मामलों में उन अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक वफादार है जिन्हें हम वफादार मानते हैं। ये साफ है कि इससे एर्दोआन संतुष्ट हुए, लेकिन वो पुतिन से दोस्ती के लिए ट्रंप के साथ सौदा शायद नहीं खतरे में डालेंगे।
यहीं पर अगर यूं कहे तो पूरे सौदे का सार छिपा है। F-35 कार्यक्रम में वापसी और F-35 पश्चिम का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। असल में रूस के साथ उस नजदीकी के साथ मेल नहीं खाती जिसके लिए तुर्की ने कभी S-400 खरीदा था। क्योंकि ईमानदारी से कहे तो बात सिर्फ उस हार्डवेयर की नहीं थी, सिर्फ S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की नहीं थी, नहीं, बात एक राजनीतिक कदम की थी। उस समय एर्दोआन ने पूरे पश्चिम को दिखा दिया कि अगर आप तुर्की को अपने परिवार में शामिल नहीं करेंगे, हमें F-35 नहीं बेचेंगे और इसी तरह, तो तुर्की बस आपके विरोधी रूस के करीब हो जाएगा। ये रहा पहला कदम, हम रूस से S-400 खरीद रहे। लेकिन तब अमेरिका ने भी जवाब दिया, चुप नहीं रहा। F-35 डील के लिए मुख्य कानूनी बाधा है 2020 का अमेरिकी कानून, जो तब तक F-35 बेचने पर रोक लगाता है जब तक अंकारा के पास रूसी विमान रोधी प्रणालियां मौजूद हैं। यानी F-35 की कीमत है रूसी हथियारों से इनकार करना। एक और बात भी गौर करने लायक है, जिसे अभी पर्यवेक्षक भी नोट कर रहे हैं। पहले जो विचार था कि तुर्की के S-400 यूक्रेन को दे दिए जाएं, वो पूरा नहीं हुआ और अब ये संभावना भी कम मानी जा रही है, क्योंकि ट्रंप और एर्दोआन दोनों ही शायद रूसी सिस्टम को यूक्रेन भेजने के खिलाफ होंगे। लेकिन सौदेबाजी की दिशा बिल्कुल साफ है। तुर्की रूसी रक्षा निर्भरता से हटकर अब अमेरिकी निर्भरता की ओर बढ़ रही है और बदले में उसे सिर्फ F-35 ही नहीं बल्कि अपने खुद के लड़ाकू विमान का के लिए इंजन भी मिल रहे हैं। आखिरकार वॉशिंगटन से पूरी तरह सुलह करने और उससे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 हासिल करने के लिए तुर्की अब इन रूसी S-400 विमान रोधी मिसाइल प्रणालियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। अंकारा ने पहले ही मॉस्को से इनकी तीसरे देश को पुनः बिक्री के लिए अनुमति मांगी है और तुर्की अखबार हुर्रियत के अनुसार ऐसा देश संयुक्त अरब अमीरात या कतर हो सकता है। अंकारा ने ये पहल पिछले हफ्ते इस हफ्ते हुए नाटो शिखर सम्मेलन से पहले की थी। कुछ महीने पहले राष्ट्रपति एर्दोआन ने S-400 सिस्टम रूस को लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तुर्की अधिकारियों के अनुसार इसे समर्थन नहीं मिला। रूसियों ने S-400 वापस लेने की इच्छा नहीं जताई। तुर्की ने अमेरिका को वायु रक्षा प्रणालियों की निगरानी का प्रस्ताव दिया, लेकिन मिसाइलें अपने पास रखने और असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल की बात कही। अंकारा के अनुसार इससे यह आशंका दूर हो जाती कि S-400 द्वारा एकत्र किए गए डेटा F-35 की स्टेल्थ क्षमताओं को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन वॉशिंगटन को यह भी मंजूर नहीं था। उनका कहना था, पूरी तरह छुटकारा पाओ, तुर्की में ये रूसी उपकरण ना हो। इस बीच हुर्रियत के पत्रकार अब्दुल कादिर सेल्वी ने शुक्रवार को लिखा कि उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार S-400 सिस्टम पहले ही किसी तीसरे देश को बेच दिए गए हैं और इस सौदे की घोषणा आज या कल की जाएगी। कहा जा रहा है खरीदार फारस की खाड़ी का कोई देश है। क्रेमलिन ने आज सिर्फ इतना कहा कि वे S-400 को लेकर तुर्की के साथ संपर्क में हैं। आगे मैं क्रेमलिन के प्रवक्ता डिम्का पेस्कोव का एक उद्धरण दूंगा। ये मामला बेहद संवेदनशील है। इस विषय पर हमारा तुर्की पक्ष से संपर्क रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन ट्रंप और एर्दोगन की इस नजदीकी पर सबसे ज्यादा किसने आपत्ति जताई? और यहीं ये दिलचस्प मोड़ आता है। नाराज सिर्फ क्रेमलिन ही नहीं था, बल्कि इजराइल भी था। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज पर डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया कि अंकारा को F-35 न बेचे, ऐसा हथियार नहीं देना चाहिए। उद्धरण के अनुसार मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े शासन और एर्दोगान को इजराइल के विनाश की खुली अपील करने वाला बताया गया। ट्रंप ने करीबी सहयोगी की आपत्ति खारिज कर दी, जो एर्दोगन के फैसले की गंभीरता का सबसे बड़ा सबूत है। उसने तुर्की को पश्चिमी सैन्य गठबंधन में इतना मजबूत कर दिया कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री अंकारा की नाटो में बढ़ती ताकत से चिंतित हैं। अब आइए देखें कि एर्दोगान के ये शब्द किस माहौल में बोले गए, क्योंकि पूरा नाटो शिखर सम्मेलन इस बात का प्रदर्शन बन गया कि पश्चिम यूक्रेन की ओर झुक रहा है। दूसरे दिन की सबसे बड़ी घटना ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात थी, जिससे कीव बड़ी जीत के साथ लौटा। ट्रंप ने कहा अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली बनाने का लाइसेंस देगा, वही हथियार जिसे ज़ेलेंस्की सालों से लेना चाह रहे थे। यूक्रेन के पास अकेला ऐसा साधन है जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान हर न्यूज चैनल पे फैल गया जब उन्होंने कहा, हम आपको पेट्रियट बनाने का अधिकार देंगे और दिखाएंगे कैसे करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको पर्याप्त नहीं दे रहे हैं। मुझे ये रक्षात्मक हथियार आक्रामक हथियारों से ज्यादा पसंद है।
और ये एकमात्र संकेत नहीं था जो बदलाव का संकेत देता है। अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा में यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा ने यूक्रेन को 2026 के लिए कम से कम 70 अरब यूरो की सैन्य सहायता और 2027 के लिए भी इतनी ही सहायता देने का वादा किया। ये प्रतीकात्मक है कि राशि यूरो में है, डॉलर में नहीं। इससे लगता है कि अब वित्तीय जिम्मेदारी यूरोप ने ली है। इसके अलावा नेटो शिखर सम्मेलन की घोषणा में पहली बार यूक्रेन को यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदानकर्ता कहा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका मतलब है कि ये उन मानदंडों में से एक है जिनके आधार पर किसी देश की नाटो सदस्यता की संभावना का मूल्यांकन किया जाता है। जेलेंस्की ने इसके अलावा शिखर सम्मेलन के दौरान नीदरलैंड, डेनमार्क और एस्टोनिया के साथ तथाकथित ड्रोन सौदों पर भी हस्ताक्षर किए। और अब डच प्रधानमंत्री रॉब येटन ने यूक्रेन के प्रति सोच में बदलाव को इन शब्दों में व्यक्त किया, उद्धरण, पहले हर कोई पूछता था कि यूरोप और नाटो यूक्रेन के लिए क्या कर सकते हैं, और अब समय आ गया है कि पूछा जाए यूरोप यूक्रेन से क्या सीख सकता है ताकि व्लादिमीर पुतिन से आने वाले खतरे का सामना किया जा सके। और रूस का क्या? रूस को इस शिखर सम्मेलन से जो तुर्की में हुआ और तुर्की को दशकों तक क्रेमलिन का अर्धमित्र माना जाता था, ठीक उसके विपरीत मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। रेसेप तैय्यप एर्दोआन की अध्यक्षता में अपनाई गई अंतिम घोषणा में नेटो नेताओं ने यह दर्ज किया कि रूस यूरो अटलांटिक समुदाय के लिए दीर्घकालिक खतरा है। और वही एर्दोगान जिसे पुतिन का दोस्त माना जाता था, उसी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें रूस को मुख्य खतरा घोषित किया गया। ईमानदारी से कहे तो अगर वो चाहता तो बयान नरम कर सकता था, शायद उसने नहीं चाहा। इस सब का कुल मतलब क्या है? रेसेप तैय्यप एर्दोआन ने व्यवहारिक लेकिन स्पष्ट रूप से दिशा बदल ली है। वो ना तो तटस्थ मध्यस्थ बना और ना ही मॉस्को का सहयोगी बना। उसने उस पक्ष को चुना जो उसे F-35 तुर्की के लड़ाकू विमान कान के लिए इंजन पर से प्रतिबंध हटाने और नाटो में एक महत्वपूर्ण अपूरणीय खिलाड़ी का दर्जा देता है, और बदले में वो यूक्रेन को अपने भंडार से और फ्यूएल कार्यक्रम के तहत हथियार देता है और रूस को, जैसा कि उसने कहा, अपने दबाव के चैनल पेश करता है। यहां फिर से ईमानदार रहना जरूरी है और चीजों को पूरी तरह काली सफेद नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुर्की के इस फैसले का अपना खास पहलू है। एर्दोआन इसे केवल मुश्किल नहीं बनाते, एर्दोआन जानबूझकर क्रेमलिन के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और खुद को वार्ताकार और मध्यस्थ के रूप में पेश करते रहते हैं। ये उनका पुराना तरीका है कि वे सभी के लिए जरूरी बने रहें और प्रभाव के साधन ना खोएं। वो मॉस्को से खुलेआम रिश्ते नहीं तोड़ते जैसा कि बाल्टिक देश, पोलैंड आदि करते हैं। नहीं, एर्दोगन सालों तक ऐसा नहीं करते थे और फिर भी मॉस्को से जुड़े रहते थे, लेकिन अब उनकी दिशा अस्पष्ट नहीं रही। क्योंकि जब कोई नेता जो वर्षों से मॉस्को और पश्चिम के बीच संतुलन साध रहा है, खुलेआम कहता है कि वो खास चैनलों से पुतिन को वार्ता की मेज पर लाना चाहता है, जब वो कीव को हथियार भेजता है और वादा करता है कि इसे जारी रखेगा और उसका दायरा बढ़ाएगा, जब वो रूसी S-400 को अमेरिकी F-35 से बदलता है, और जब वो खुद उस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है जो रूस को दीर्घकालिक खतरा घोषित करता है, तो असल में ये दरअसल पहले ही लिया जा चुका फैसला है और ये जैसे पक्का हो गया है, सारी तुर्की शर्तों के साथ और इस दोहरी चालाकी के साथ भी, लेकिन फिर भी दिशा पूरी तरह से साफ है। एर्दोआन ने पक्ष चुन लिया है और वो पक्ष रूस नहीं है। मैं यही विराम देता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।